नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश शर्मा। मुद्दे की बात लेकर आप लोगों के बीच। कहते हैं कि राजनीति में सबसे ज्यादा सामाजिक सरोकार की भावना हो सकती है और सामाजिक सरोकार राजनीति के माध्यम से ही संभव है। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं, राजनीति समाज पर पूरी तरह हावी है और सामाजिक सरोकार की भावना कहीं आहत नजर आती है। आज ऐसे ही सामाजिक सरोकार को लेकर गुजरात से यूपी में लेकर हमारे साथ बीच में बैठे हैं सोनी जादौन। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। एक नारी सशक्तिकरण को लेकर और एक बेहतर कदम उठाते हुए जो एक जज्बा है, मान सकते हैं नारियों के लिए एक सम्मान की बात है और एक अच्छी लड़ाई है समाज के लिए, जो यहाँ पर आकर के आगरा में गुजरात से और यूपी में एक लड़ाई लड़ना एक अहम मुद्दे की बात है और एक बड़ी बात है। तो आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं सोनी जादौन। उनसे चर्चा करेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मुकाम तक ले जाकर खड़ा किया है और कहां से शुरुआत की है। तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है सोनी जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहां से शुरुआत की और किस तरह से ये समाज सेवा का जो मुद्दा है आपके दिमाग में आया और कैसे शुरुआत हुई। मेरा जो मेरा जन्म था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, अमोरा गांव शाहजहांपुर में। उसके बाद पापा मेरे आर्मी में मेजर थे। हम लोग बड़ौदा शिफ्ट हो गए थे उस टाइम पे और वहीं पे पली बड़ी और वहीं पे मेरी शिक्षा हुई। जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया था उस टाइम पे, तो मैं एक बचपन से मेरा था कि कुछ समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि पापा के ब्लड में भी सोशल वर्कर का था, तो शायद वो मेरे ब्लड में ही था। मैंने उस टाइम से तय किया कि मैं शायद समाज सेवा करूँगी और मैंने उस टाइम पे एक NGO चलता था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो उस NGO को ज्वाइन करते हुए जो मैं लड़ती थी महिलाओं के लिए, वहाँ से मुझे मीडिया के लिए भी ऑफर आया था। हमने मीडिया भी ज्वाइन की उस टाइम पे। फिर हम लोगों ने प्लानिंग किया कि मैं खुद का खोल कर, क्योंकि सारी संस्थाएं एक जैसी नहीं होती हैं, कहीं पे अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहता है, कुछ शायद फंड्स के लिए कोई NGO करती है, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ अच्छा करना है, कि अगर मेरे पास कोई भी आके खड़े रहे तो मैं उसकी मदद कर सकूं। मैंने और हम लोगों के एक ट्रस्टी थे, हम लोगों ने 8 ट्रस्टीज नेशनल लेवल पे मैंने लिए और अपना एक NGO स्टैंड किया जिसका नाम है स्वाभिमान फाउंडेशन संस्था। शिक्षा के लिए बहुत सी सारी NGO चल रही हैं, काफ़ी के लिए बहुत सारी वर्क कर रही है, पर जो मर्डर और रेप और डाउरी के लिए बहुत कम संस्थाएं मिलेंगी जो इनके लिए आपके लिए वॉलंटरी काम कर रही हैं वहाँ पे। अगर आज की तारीख में आप किसी वकील के पास भी जाओगे तो शायद वो भी केस के लिए पैसे लेगा, उसमें ये चीज़ है। और मैं चाहती थी कि मैं अगर कोई मेरे पास आता है तो उसे एक पैसे देना ना पड़े और मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने गुजरात में अपनी 2017 में रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ पे अपना, और वहाँ से मैंने काफ़ी महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया उधर से वहाँ पर। और बहुत फोकस रहा है मेरा हमेशा, तो वो मेरा हमेशा मैंने मर्डर केसेस के लिए फोकस किया हुआ। शुरुआती दौर में किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? उस टाइम मेरा ऐसा था कि लोगों को लगता है कि लड़की है और शायद इतना कर नहीं पाएगी। डीमोटिवेट्स बहुत किए जाते थे मुझे उस टाइम पे। टीम जल्दी बन नहीं पा रही थी मेरी कि ठीक है लड़की है करती रहती है, पर मुझे खुद को साबित करना था कि अकेली हूँ पर मैं वो चीज़ें कर जाऊँगी। मैंने सबसे पहले अपनी बैठक दिल्ली में बैठाई थी, नेशनल टीम की बैठक बैठाई थी। वहाँ से पूरा कवरेज मिला था मुझे और अपना मीडिया के थ्रू और अपने सोशल साइट के थ्रू मैंने अपना काम पब्लिक करना स्टार्ट किया उस टाइम पे। और लोग पब्लिक जब मेरा काम देखते थे तो मुझे केवल गुजरात से नहीं हर एक देश से कॉल आते थे कि आप हमारी सहायता करिए उसकी। तो जब आपने काम की शुरुआत की, लोगों को लेकर आगे बढ़े, उसके बाद आपको किस तरह की समस्याओं के अलावा किस तरह के केसों का मुकाबला करना पड़ा और किस तरह खुद को स्टंट करते हुए आगे बढ़े? यूपी की तरफ कैसे रुझान बढ़ा आपका? गुजरात ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैडम उत्तर प्रदेश ऐसा ही, क्योंकि मेरा मानना है कि यूपी के अंदर रेप, डाउरी, अपहरण ये केसेस बहुत होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, हर जगह पे है। अच्छाई और बुराई हर स्टेट में है। गुजरात में भी है, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी मर्डर केसेस फाइट किए हुए हैं बहुत वहाँ पे। और मैंने कभी अपने NGO में पॉलिटिक्स नहीं घुसेड़ी। अगर मेरे NGO में बीजेपी गलत है तो मैंने बीजेपी के लिए भी मैंने वहाँ पे खिलाफ खड़ी हुई। समाजवादी पार्टी गलत है तो मैं उसके लिए भी खड़ी हुई। मायावती कोई भी पार्टी हो खड़ी हुई हो उसके लिए मैं हमेशा मैंने नेगेटिव
जो भी चीज़ें थी, यानी कि केस लड़ना, वो सब मैंने किया उस टाइम पे। जब मेरा पब्लिक में जो मैं अपना डालती थी काम कि ये मेरा काम है, मैंने ये काम किया सोशल साइट में, क्योंकि गुजरात का काम कभी यूपी में तो जा नहीं सकता। सोशल साइट थी जो मेरा काम हर जगह स्प्रेड कर सकता था। जब मैं अपना काम डालती थी और मेरे पास कॉल आते थे उत्तर प्रदेश के कि मेरे साथ ये हो गया है, कानून नहीं सुन रहा है, मैडम मेरे साथ में ये हो गया है, उस टाइम पे मैंने एक प्लानिंग किया कि जो चीज़ मेरी गुजरात में चल रही है और वहाँ से इतनी कॉल्स आ रही, समस्याएं आ रही हैं, तो शायद मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और ऑफिस खोलना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है तो शायद उसको कोई उम्मीद होगी कि शायद ये महिला कर सकती है वहाँ पर। तो मैंने तय किया कि मैंने कहा मैं यूपी जाऊँगी, और यूपी मेरी जन्मभूमि है। अमोरा गाँव में मैंने जन्म लिया था और काफ़ी मेरे जान पहचान के रिलेटिव भी थे, तो मुझे इतना कुछ स्ट्रगल नहीं था। हाँ, जब केसेस आते थे यूपी के, क्योंकि केसेस में क्या पॉलिटिक्स बहुत होती थी कि अगर कोई केस आया है या किसी लीडर का केस आया है और किसी गरीब के साथ किया है तो सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती थी और वो गरीब बेचारा मारा जाता उसके अंदर। तो उसके लिए मुझे काफ़ी मिनिस्टर्स लोगों से फाइट करनी पड़ी। कुछ एसएसपी थे, एसपी लोग थे, एसएचओ थे, टीसीपी थे, उन सब से फाइट करनी पड़ी, केस मुकदमा लगाना पड़ा। और मेरे पास लॉयर्स हैं जो मेरे लिए वॉलंटरी काम करते हैं, एक पैसा हम लोग किसी से नहीं लेते। आज से 2010 से लेके आज 2016 तक जितने भी केसेस फाइट करे हैं बिना पैसे की फाइट करे, और मैं बहुत लकी हूँ कि शायद मुझे ऐसे लॉयर्स मिले जो मेरे लिए वॉलंटरी काम करते हैं। मथुरा में, आगरा में, कानपुर, हरदोई, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और असम, गोवा, यहाँ मेरे ऑफिसेज हैं एनजीओ के। और सब जगह जो भी लॉयर्स हैं वो कोई बेईमान नहीं है कि कोई आपको सामने वाली पार्टी पैसा ऑफर करे या कोई आरोपी ऑफर कर रहा है कि आप बोले, कोई वैसा नहीं है। मीन सच्चाई से लड़े और हमेशा लिया। पर स्ट्रगल अगर ज्यादा रहा है मुझे तो वो यूपी में आके रहा है कि यहाँ पे गुंडागर्दी और दमनगिरी बहुत थी इसके अंदर। तो यूपी में जो माहौल है और समाज सेवा के नाम पर तमाम संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन एक महिला के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, एक बड़े जोश का काम है, क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के आगे बढ़ रही है और जगह जगह नारा दिया जा रहा है महिला शक्ति। तो उस पर कहाँ तक सार्थक कदम आज उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण पर कितनी काम हुआ है और क्या कुछ है, क्या मानते हैं इसमें? अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं या गुजरात से? नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए फैसिलिटीज बहुत निकाली गई है उसके अंदर, पूरे देश में काफ़ी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी कड़क कानून भी है। और एक चीज़ जो अभी तक मैं अपनी लाइफ में स्टडी करके आ रही हूँ कि कुछ हद तक महिलाएं सही भी हैं, कुछ हद तक महिलाएं गलत भी हैं। मेरे पास ऐसे सारे केसेस आए हैं जहाँ पे महिलाओं ने पुरुषों को टॉर्चर करके वो केस जीतना है। कहीं पे भी ऐसा है कि महिला कुछ वो कर रही है। तो दोनों तरफ से मैं आज ये नहीं कह सकती हूँ कि महिलाएं मीन्स हमेशा पुरुष हमेशा गलत रहते हैं, कहीं पे महिलाएं भी गलत होती हैं। और पूरे जो सबसे पहले कि कानून पहले स्ट्रिक्ट हो जाए। अगर कानून स्ट्रिक्ट है, बिकाऊ नहीं है, तो जो समस्याएं आती हैं महिलाओं के लिए वो चीज़ें बहुत जल्दी से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। और कानून कुछ इसलिए भी स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आप उसको दूसरे पॉइंट से देख रहे हो तो ये है कि कुछ कानून को यूज किया जाता है तो कानून सडनली उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे आज आप ले लो, डाउरी का केस ले लो, आज शायद सुप्रीम कोर्ट में भी वो लागू कर दिया कि बहुत जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कि उस चीज़ का बहुत गलत उपयोग होता था उस टाइम पे। और आज वो चीज़ें जो रियलिटी में हो रही है, मैंने देखा यूपी के अंदर जो चीज़ें हो रही है, मेरे पास बहुत सारे केसेस पड़े हुए डाउरी के अभी भी उसके अंदर, तो वो चीज़ें फैक्ट हो रही है पर वो उस चीज़ पे कुछ फोकस नहीं हो रहा है। महिलाओं के लिए सारी फैसिलिटीज निकली हुई है, पर अगर वो चीज़ें एक दायरे में हो उसके अंदर तो वो सही है, उसका यूज सही हो तो सही। अगर उसका यूजलेस हो रहा है तो फिर उसके अंदर आप किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते। मान सकते हैं कि ये जो शिथिलता है दोनों तरफ से है, समाज की तरफ से भी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी है। प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कानून पर कड़ाई नहीं की जा रही है, महिलाओं की तरफ से भी कुछ कानून के प्रति मिसयूज हो रहा है। इस चीज़ को मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये जो आपको मैंने बताया ना कि लेडीज
कुछ लेडीज जैसे अपना बाहर जाना है, किसी को जैसे फ्रीडम चाहिए, जैसे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे मेंटली जो ऑल लेडीज की जो थिंकिंग्स होती है उनको वॉश करना है कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। तो कुछ कुछ महिलाएं उस चीज़ को गलत यूज करती है, जिससे फिर वो इम्पैक्ट आप समाज में दे रहे हो कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, उसके अंदर कानून हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो जो चीजें गलत है वो गलत है उसके अंदर। और कभी कभी ऐसा होता है कि कानून उन जो महिला जो पीड़ित आती है उनकी नहीं सोचता है, तो वो दोनों तरफ से मीन्स दोनों तरफ से मेरे हिसाब से वो दोनों तरफ से चीजें गलत है, उस पर आप किसी को आप बोल नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरा पहलू ये है कि एक राजनीति एक बहुत बड़ा पहलू है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, तो मान सकते हैं कि राजनीति में जाने वाला बहुत अच्छी समाज सेवा कर सकता है, क्योंकि उसके पास इफेक्ट्स होते हैं, सब कुछ रहता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? राजनीति में आप आते समाज सेवा कर रहे हो, कुछ अर्निंग करना चाहते हो, कुछ को है कि शायद अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है उसके अंदर, कि मैं कुछ अच्छा करूंगी। अगर मैं कल को अगर मैं अपने ऊपर लेती हूँ राजनीति के अंदर कि अगर मैं यहाँ पे विधायकी के इलेक्शन लड़ने आई हूँ अपने लिए, तो मेरा एक मोटो है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अभी भी मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे पास है पावर, पर शायद अगर मैं कुछ बन जाऊंगी तो मेरे पास और पावर आएगी और मैं बहुत से लोगों की मदद कर सकती हूँ। अभी जहाँ जहाँ मुझे कि कुछ केस आता है कि मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ती है, किसी मिनिस्टर से बोलना पड़ता है कि आप देखिए वहाँ पे जरा फ़ोन करवाइए, ये कराइए, तो मुझे शायद वो चीज़ों की नौबत नहीं आएगी, वो मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ उस टाइम पे। जो अभी गरीब लोगों की आती है, जहाँ जहाँ फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो चीज़ें मुझे नहीं आएंगी, मैं उनकी और मदद कर सकूँगी। तो वो चीज़ें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूँगी कि कुछ अर्निंग के लिए आते हैं, कुछ सही में समाज सेविका करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में आके। तो समाज सेवा के साथ आपने एक कदम बढ़ाया है राजनीति की तरफ जी, और इतनी दूर से गुजरात से आकर के एक क्षेत्र आगरा में चुना है, खेरागढ़ जी। क्या वजह है वहाँ की कि ये क्षेत्र ही आपको चुना, और क्या कुछ वहाँ पर उम्मीद है आपको? जब मैंने गुजरात से अपना यूपी का सफ़र तय किया था आगरा का, उस टाइम पे तो मैं सोशल वर्कर ही थी नॉर्मल। और जब यहाँ के आके मैंने जब 2011 से जब कोई समस्या देखना स्टार्ट की थी लोगों की, जो मथुरा का जो केस था, यहाँ का आगरा जो केस है, लखनऊ के केस थे, कानपुर के केसेस थे वहाँ पे, तो उस टाइम पे जब सरकार भी जब भाजपा की आने वाली थी और बहुत पहले से ही मैं गुजरात में रही हूँ, तो बीजेपी से मेरा लगाव था उस टाइम पे और कुछ अच्छा करती थी बीजेपी। उस तरह से नहीं है कि एकदम जो अगर सब पार्टी का देखा जाए तो मुझे भाजपा के अंदर बहुत हद तक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ महिलाएं भी काफ़ी अच्छे से सेफ है उसके अंदर वो पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी। जब मैं यहाँ पर आई तो जो यहाँ का जो माहौल था और एक हमारे जो रिलेटिव्स थे, एक मेरे जो फैमिली था, मेरा गांव था खेरागढ़ में, जो हमारे रिलेटिव रहते थे, तो मुझे लगा कि शायद पूरे समाज की तो मैं एकदम लेके चल नहीं सकती हूँ, पूरे यूपी का तो लेके मैं नहीं चल सकती। मुझे कोई एक क्षेत्र, क्योंकि अगर मैं किसी एक क्षेत्र में आका अच्छा कर दूंगी तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। उस टाइम पे जब खेरागढ़ जो हमारे गाँव है, रिलेटिव्स है, वहाँ से मैं सोचा कि मैं अपनी तैयारी करके कुछ अच्छा करूँ और समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। आगरा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर बिजली, पानी की, सड़क की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो खेरागढ़ में तो इस तरह की समस्याएं आपको बहुत सारी फाइट करनी पड़ी होंगी। किस तरह की समस्याएं सामने आई और लोगों की क्या एक्सेप्टेशन है आपसे लेकर? पानी की समस्या अगर देखा जाए और लाइट की तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आगरा में कुछ ज़्यादा आगरा ही में है। खेरागढ़ के अंदर पानी के लिए जो मैंने लड़ाई लड़ी है एसडीएम से, जो वहाँ की महिलाएं सब मेरे साथ में खड़ी हुई थी। पहली चीज़ यहाँ पे कि जो वहाँ के जो विधायक हैं हाल में मायावती के, एक तो आप अपने जातिवाद को आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप वहाँ के विधायक हो तो आपको पूरा अधिकार है कि आप पूरे क्षेत्र में सब जगह की समस्या देखिए और सबके लिए करें। अगर आप अपनी जाति के लिए कर रहे हो तो ये गलत है वहाँ पे। उसके लिए मैंने वहाँ पे गांव-गांव जाके जो मैंने समस्या देखी है, खेरागढ़ की अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वहाँ पानी की सही में बहुत दिक्कत है। हार्डली मैंने वहाँ पे 4 नल लगवाए थे, इससे ज़्यादा वो नल मुझे वहाँ पे नहीं दिए गए थे, क्योंकि सबका एक था कि मैडम ये क्षेत्र में इतने जाएंगे, ये क्षेत्र में, तो आपको हम 4 नल दे देंगे, आपको जहाँ लगवाने आप लगवा दीजिए। लाइट की समस्या बहुत है, जानवर के पीने के लिए पानी नहीं है।
खेरागढ़ में से थोड़ा सा ही 10 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे दूसरे गांव से जानवर को लेके पानी पिलाने के लिए दूसरे गांव लेके जाया जाता है। उसी जानवर को पानी पिला के उसके ऊपर ही पानी रखकर अपने गांव तक लेके आया जाता है उसके अंदर। अगर बात एजुकेशन की करें, खेरागढ़ बहुत दूर पड़ता है आगरा से, तो वहाँ एजुकेशन की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल है। खासकर देखा जाए तो गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे कि किस तरह का वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? मेरे वहाँ पर एक कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो काफ़ी लड़कियों ने मुझे घेरा था। एक बार एक महिलाओं का मेरा प्रोग्राम था, वहाँ पे महिलाओं ने मुझे बुलाया था, नौनी गांव का था, वहाँ पे था। तो वहाँ पे सारी महिलाओं की मैं समस्या सुन रही थी, कर भी रही थी, सुनती हूँ पर वो करती भी हूँ। कभी मैंने ज्ञापन देकर नहीं करा, हमेशा ज्ञापन अगर मैंने किसी को दिया तो मैंने उस पर एक्शन भी लिया है। वहाँ पर जब मैंने उन लड़कियों, जो महिलाओं थी जी, विधवा पेंशन का, ये पेंशन वो पेंशन, मैडम हमारा ये कार्ड नहीं बना, मैडम बीपीएल कार्ड नहीं बना, इस तरह तो जो वहाँ पे समस्या थी। तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ, 5-6 लड़कियाँ थी, उन्होंने कहा था कि हम पढ़ना चाहते हैं पर मैडम हमारे माँ बाप हमें भेज नहीं सकते आगरा, क्योंकि यूपी सेफ नहीं है, आज भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है वहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे आज आगरा में बैठी हूँ तो मेरे माँ बाप, मेरी मम्मी हमेशा टेंशन में रहती है, मेरे जो भाई लोग हैं, दीदी है मेरी यहाँ पे, दीदी की शादी आगरा में, वो भी यहीं पे रहती है, तो वो भी टेंशन में रहती है कि मीन्स आप ऐसे माहौल में आपका जाना, रात को कभी कॉल आए तो निकलना पड़ता है। तो लड़कियों का, बच्चियों का कहना सही था उसके अंदर कि मैडम यहाँ पे शिक्षा नहीं, और शिक्षा के लिए हमें कोई आगरा तक भेज नहीं सकता, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है वहाँ पर। और जो वहाँ पे जो एजुकेशन है 10th और 12th तक, वहाँ पे जो शिक्षा है वो पूरी प्रॉपर उनको मिल नहीं पा रही है। मेरा ये मानना है कि ये एक मैसेज है, मैं विधायक को देना चाहती हूँ आपके इसके थ्रू, कि अगर आप विधायक हो और आप सही में कुछ अच्छा करते तो आप वहाँ पे खेरागढ़ में एक अस्पताल और एक कॉलेज बच्चों की लगा खुलवाते तो बहुत अच्छा रहता। वहाँ पे लड़कियाँ इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं आती थी, और कोई गरीब माँ की और पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ पर, फाइनेंशियली जो गरीब लड़कियाँ हैं जो सही में पढ़ना चाहती, उनके जब मैंने रिजल्ट्स देखे थे तो शायद बड़े घर की लड़कियों के मार्क्स इतने जितनी वो गरीब घर की लड़कियां अपना रिजल्ट लेके आ रही थी। तो वो चीज़ें अगर हो जाए वहाँ पर, जो भी है, जो भी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो जनता जो जिसको चुनती है विधायक के लिए, पहले आप चुन लोगे, उसके बाद आप ये कहते हो कि इसने ये काम नहीं किया, मैडम उसने ये काम, क्योंकि मैं सुनती हूँ कि मैडम उसने ये काम नहीं कराया, मैडम उसने ये रोडें नहीं बनाई, मैडम उसने पानी नहीं। चुना तो आप ही ने था ना, आपके पास पूरे अधिकार हैं। वो विधायक होंगे या सांसद होंगे या जो भी होंगे या मिनिस्टर होंगे, वो सब आप अपने घर के लिए, पर आपके लिए एक सर्वेंट ही है सर, और आपके पास पूरे राइट से कि आप जाके उनको बोलिए कि सर आपने ये सब चीजें कहा था, तो वो चीजें आप सब करके दीजिए। जैसा आपने कहा यूपी में लड़कियां सेफ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है सेफ, और आप इतनी दूर से आकर के, आप भी एक महिला हैं, यहाँ फाइट कर रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्या कोई देखने को मिली? कुछ फाइट ऐसा आपके सामने कोई ऐसा रहा? अगर आप खुद के अंदर से स्ट्रांग है तो कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता है। मैंने अगर हमेशा मैं चली हूँ आगरा के अंदर, तो मैं सही ढंग से चली हूँ, गलत ढंग से कभी चली नहीं हूँ उसके अंदर। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं खुद के प्रोटेक्शन अपने लेके जाती हूँ कि मुझे ये टाइम तक अगर मैं कुछ काम भी कर रही हूँ तो मुझे पता है, मुझे ये भी कभी कभी लगता है कि जो पॉलिटिक्स में होगी, शायद मैं आज घर से निकली हूँ, शायद मैं नहीं भी आ पाऊँ। दुश्मन भी बहुत खड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े केसेस दबंगों को जो झुकाया है मैंने वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं तो वो मौका देखती हूँ। खेरागढ़ तो बड़ा दबंगई वाला क्षेत्र है, फिर उसके बारे में वहाँ पर खड़े होकर, वहाँ मैं जब जाती हूँ मेरे लिए दुश्मन खड़े हो, पर अभी तक मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जब मैं जाती हूँ, जो उनके बीच में काम करी, तो लोगों की उम्मीदें जागती है कि आप गुजरात शहर से आए हो, मोदी के शहर से आए हो, और एक महिला हो, क्योंकि जो काम पुरुष नहीं कर सकता वो महिला कर सकती है। तो लोगों को उम्मीद है आपसे बहुत ज्यादा। जब लोगों को उम्मीद है तो भाजपा को आपसे कितनी उम्मीद है? भाजपा को मेरे से मीन्स काफ़ी जो मेरा काम आज तक देखा हुआ है, क्योंकि मोदी जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया था, वर्कआउट काफ़ी किया हुआ है जब वो सीएम थे वहाँ पे, तो मेरे काम से भाजपा हमेशा खुश रही है, काफ़ी अच्छी टीम बना के रखी हुई है। और जो भी कुछ काम होता है बीजेपी, आरएसएस में भी मैंने अपने 6 साल पूरे आरएसएस में दिए हुए, शादी नहीं करी अभी तक, क्योंकि एक बंदिश में बनकर और एक समाज की जो उम्मीद है वो सब खोना नहीं चाहती थी, कि अगर मैं कल को अगर अपना जीवन खुशी करती थी, पर मेरे से अब बहुत लोग जुड़ गए जिनकी उम्मीदें हैं कि शायद ये कुछ हमारे लिए कर सकती है वहाँ पर।
भाजपा आपके सपोर्ट में है, भाजपा की टीम आपके सपोर्ट में है। बिल्कुल सपोर्ट में। बात अगर लोकल टीम की करें तो कितना सपोर्ट आपको मिलता है? देखो, इसी चाहो तो आप किसी तरह से भी आप थिंकिंग कर सकते हो। अगर आज मैं उतनी दूर से चल के, अगर आप एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आज मैं खेड़ागढ़ में हूँ, मेरा जन्म खेड़ागढ़ में हुआ, मैं खेड़ागढ़ में ही रही हूँ, और कल को उठकर कोई बाहर से आता है तो डेफिनेटली मैं उसका विरोध करूंगी, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि मैं इतने दिनों से लगी हुई हूँ और यार आप उठ के चले आए मेरे लिए, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा विरोध करूंगी वहाँ पे। पर जो मेरा काम, लोगों ने जो मेरा काम देखा है, भाजपा लोगों ने, लोकल लोगों ने काम देखा है, तो उनको लगता है कि ये शायद कुछ क्षेत्र में अच्छा करेगी, जनता को लगता है कि ये शायद कुछ हमारे लिए करेगी। मैंने जैसे आपको एक फोटो दिखाई कि एक महिला का जो मारा, उसके बहू का रेप किया खेरागढ़ के अंदर, क्या जरूरत थी उसको मेरे पास आने की? सुबह 6 बजे आके वो अपनी गाड़ी में बैठकर टूटा पैर लेके वो मेरे घर पे आ रही है, तो कुछ उम्मीदें होंगी उसको मुझसे। और भी तो संस्थाएं हैं, लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाते, मेरे पास ही क्यों चले आते? तो कुछ उम्मीदें होंगी लोगों को, शायद कुछ करती है ये वहाँ पर। मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है पब्लिक के अंदर कि मुझे हल्ला करना या ये करना या वो करके मुझे नहीं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी हिम्मत है कि मैं अकेले अगर कहीं खड़ी जाऊं तो डीआईजी, एसएसपी, आईजी जो भी हो, मैं उससे अपने काम करूँ, क्योंकि मुझे पता कि अगर मैंने कोई केस अपने हाथ में लिया तो वो सही केस लिया है और मैं उसको इंसाफ दिला सकती हूँ। खैरागढ़ एक ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई के बीच वाला क्षेत्र है जी, जहाँ पर दोनों जातिवाद को लेकर के वोट होती है, तो उस बीच में अपने आप को कैसे खड़ा कर पाओगे, कैसे क्या कुछ रहेगा? 2014 ले लीजिए आप मुझे, जब मैं यहाँ पर आई थी, जब मैंने अपने चुनाव की दावेदारी करी थी, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने थे, उस टाइम पे जब मैं गांव-गांव जाती थी वहाँ पे, तो मैंने सबको एक चीज़ ही बोलना हमेशा बोला हुआ है कि अगर आप जातिवाद छोड़कर अपना चुनाव, अपना नेता चुनोगे, तो शायद आपके घर में जो चीज़ें कमी है, जो आप बोलते हो कि हमारे घर में ये चीज़ें नहीं है, हमारे गांव में मैडम ये चीज़ें नहीं है, तो आपको मिल जाएंगी। अगर आप जातिवाद पे लड़ोगे तो ना कभी आप खुश रह पाओगे, और जो नेता आएगा ना कभी आप उससे कुछ उम्मीद करना उसके अंदर। दूसरी चीज़ वो लोग ये कहते हैं कि ये सुनने को बहुत मिलता है कि बड़ी गाड़ी वाले ही राजनीति कर सकते हैं। ये बहुत लोगों ने कहा था कि बड़ी जाति वाले वहाँ से आप राजनीति कर सकते हैं। बड़ी जाति नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने साइकिल चला के अपना जीवन सफर किया और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया। तो जनता को मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी आप बड़ी गाड़ी या बड़ा पैसा नेता ये मत देखिए। जो नेता आपके जमीनी तौर पे आके खड़े होके, आपके दुख में खड़े होके जमीनी तौर पे काम कर रहा है और कल को आपको लगे कि ये इसके तेवर भाव ना बदले और उसके बनने का ये काम करेगा, आप उसे वोट दीजिए। जाति को बीच में मत लाइएगा। मैंने हमेशा ये मैसेज हमेशा पूरे खेरागढ़ में दिया हुआ है। जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी ठाकुर लोग हैं, बघेल है, अन्य जाति है, कुछ काची, जितने भी हैं वहाँ पे, सबको मैंने हमेशा ये मैसेज दिया है कि आप जाति पे मत जाइए। जातिवाद अगर आप खेलोगे तो आप हमेशा कभी अपना यहाँ विकास नहीं कर पाओगे। खेरागढ़ के अंदर कभी विकास नहीं होगा। पूरे खेरागढ़ में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं होगा अगर जातिवाद पे अगर आप चुनाव लड़ोगे। और यहाँ पे होते चुनाव जातिवाद के लिए है। बात नेता की करें जी, तो भाजपा की तरफ से एक बड़ी फहरिस्त है, वहाँ पर चुनाव लड़ने की एक बड़ी लिस्ट है। जी बिल्कुल है। बहुत लोग हैं वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ से सीट मिले जी, तो उसमें एक आपका भी नाम है। बिल्कुल। तो ये भी एक लड़ाई है। ये लड़ाई कहाँ तक फाइट कर पाएंगे, सफल कर पाएंगे, क्या उम्मीद है? देखो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा हर किसी को फ्रीडम है कुछ भी करने की, और ये फ्रीडम है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हो। मेरा गढ़ था यूपी, मेरा जन्मभूमि है, तो मेरे पास राइट्स हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैंने अपनी दावेदारी दी। जीतना, टिकट मिलना, ये जनता पे और ये भाजपा निर्भर है। मैंने अपना 100% आके खेरागढ़ में दिया। जो मेरे से लड़ रहे हैं उनसे हमेशा मैंने लड़ाई कभी नहीं करी, जो भी दावेदारी करी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम बने। मेरा एक ही मैसेज उनको हमेशा रहा है, जो भी लड़ रहे हैं आजकल, कि कुछ भी हो लड़ो मत, भाजपा लाओ। उसके अंदर कल को अगर आपको टिकट मिलती है मैं आपको सेव करूंगी, अगर मुझे मिलती है तो आप मुझे सेव करेंगे। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। बोलते हैं वो दो बिल्ली की लड़ाई में वो बंदर पर रह जाए, तो वो वैसी स्थिति हो जाएगी उस टाइम पे। आगरा का इतिहास रहा है, यहाँ से कोई विधायक के लिए महिला खड़ी नहीं हुई है। ये पहली बार जब आपने यहाँ पर आकर के एक महिला ने इतनी दूर से आकर अलख जगाया है, तो आज क्षेत्र में बहुत सारी महिलाओं की बाढ़ आ गई है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे।
तो ये इसे क्या मानेंगे? इसे फिर आप ये मान लीजिए कि फिर मैं काफी जागरूक क्या लेडी महिलाएं हूँ। जागरूक हो रही हैं? जागरूक लेडी हूँ, यानी कि मैं सबसे जागरूक लेडी हूँ कि मैंने आके काफी लेडी को जागरूक कर दिया यहाँ पर। और मैंने कभी भी अगर लड़ाई लड़ी है तो मैं जो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया उसको मैंने आगे किया है, क्योंकि आज मैं हूँ, कल को मैं नहीं हूँ। अगर कल को मैं लाइफ में नहीं हूँ तो एटलीस्ट आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ सके उस तरह से। तो मैं आप जो आपने प्रश्न पूछा है कि मेरे आने के बाद काफ़ी लेडीज़ खड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब कि मैं सारी लेडीज़ को मैंने जागरूक करके रखा है। तो जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण का, लग रहा है कि यहाँ पर एक महिलाओं की तरफ से इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चुनाव में महिलाएं अपना जोर शोर से दम बिल्कुल देंगी, और इस बार काफ़ी सीटें महिलाओं की भी निकल रही है भाजपा से। भाजपा से तो उम्मीद है कि आपको 40% सीटें महिलाओं की निकलेगी। तो आपको भी उम्मीद है कि आपको सीट मेरा कंफर्म? पूरा विश्वास है। खैरागढ़ में किस तरह की समस्याएं, कुछ ऐसा केस रेप का या ऐसा कोई आपके सामने आया हो? मेरे पास अगर मैं रिसेंटली रेप बताऊं तो अभी जो मेरे पास मैटर आया हुआ है खेरागढ़ से आया हुआ है। एक तो ज़मीनी तौर पे मारना, और जब ज़मीन के वो केसेस, अगर आप केसेस जैसे आप पीछे केस से नहीं उठ रहे तो उनकी महिलाओं के जाके शोषण करना, वो बहुत गलत चीज़ है। रिसेंटली भी जब मेरे पास केस आया हुआ है, 18 तारीख को परिवार को मारा, खेरागढ़ की प्रॉपर बबीता जी, रितु जी उनको मारा और बहुत गंदी हरकतें करी उनके साथ में। सामने वाली पार्टी ने, काफ़ी दबंग पार्टी है। एचओसी साहब को बोला गया, एचओसी साहब ने वो सुना, एफआईआर दर्ज करी। 18 तारीख से आज 1 तारीख है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ना उनको अरेस्ट करके लेके आया गया हुआ है। वो लोग 18 तारीख से लेके कल की 30 तारीख तक वो लोग ऐसे ही बेचारे घूम रहे थे। मुझे नहीं पता किसने वहाँ पे मेरा रेफ़र दिया। मुझे सिर्फ रात को एक फ़ोन आया था कि मैडम एक्चुअली हम लोग परेशान हैं और हमें किसी ने आपका नंबर दिया हुआ है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। फिर जब उनका मेरे पास केस आया, एसएचओ साहब से मेरी बात हुई, पैसे की डिमांड है। ये चीज़ मैंने यूपी में बहुत देखी है और मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगी, अगर ये मैसेज जा रहा है आईजी साहब को कहना चाहूँगी कि एफआईआर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो ये कौन से लॉज में लिखा है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? आखिर आज पुलिस प्रशासन है वो जनता की बात नहीं सुनता है। बिल्कुल नहीं सुन रही है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या राजनीति का ही कोई पॉलिटिक्स खेल रहे ना? क्योंकि आप, अगर मैं कोई केस लेके जा रही हूँ अपने पास में, सामने पार्टी वाली दबंग होती है, सरकार उनकी है, ठीक है, किसकी सुनेगा? सबसे पहले मेरी तो नहीं सुनेगा, उसकी सुनेगा वहाँ पे। या फिर कोई वो नहीं, आप वो केसेस बैठाओ, बंद करो, उस केसेस को बंद करो। तो इससे पूरा कानून, जैसे कि पुलिस भी अगर कोई एक्शन लेना चाहती होगी तो नहीं ले पाएगी, क्योंकि अगर आज पुलिस को एक्शन ले रही है, कल को उसके नेता ने, किसी ने फोन कर दिया उसके अधिकारी को, उसके ऊपर वाले को, तो उसने फोन कर दिया कि छोड़ दो, तो उसमें पुलिस भी क्या कर सकती है? कुछ नहीं करेगी। वर्तमान सरकार है उसमें पुलिस तंत्र खराब मानते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बसपा के शासन में तो सब कुछ ठीक था। क्या मान सकते हैं कि भाजपा के शासन में आप रेप केसेस उठा के देख लीजिए, बहुत ज्यादा रेप्स हुए, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, पर्सनेज ज्यादा है, लेकिन बड़ा लॉ एंड ऑर्डर तो उस वक्त बड़ा कायम लॉ एंड ऑर्डर था, तो फिर रेप केसेस की संख्या कहाँ से बढ़ी? तो मान सकते हैं कि भाजपा इन पर कंट्रोल करेगी? बिल्कुल करेगी। आप मुझे एक चीज बताओ, आप मायावती की पार्टी ले लो और समाजवादी पार्टी की और बीजेपी पार्टी ले लो, इन तीनों पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा महिला आपको किस पार्टी में मिलेगी? कांग्रेस भी ले लो, लोकदल भी ले लीजिए, अन्य पार्टी भी ले लीजिए, आप इन सब के अंदर आप काउंटिंग करने ना, सबसे ज्यादा महिला आपको भाजपा के अंदर मिलेंगी, जो सबसे सेफ रहती है। बीजेपी के अंदर आपको सबसे ज्यादा महिलाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है भाजपा में, बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। तो अब उत्तर प्रदेश तो अनसेफ ही स्टेट है। महिला आपको बीजेपी के अंदर मिलेंगी, भाजपा, क्योंकि पॉलिटिक्स महिला के साथ में भी बहुत गंदी तरह से की जाती है, वो जो आपको कभी बीजेपी के अंदर नहीं दिखी। उसके अंदर क्योंकि मैं हमेशा ट्रैवलिंग में रही हूँ, एक जगह बैठी नहीं हूँ, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी ये केस आया, कभी वहाँ पर जो मथुरा का केस था उसके अंदर, सब जगह केस में भागना था। तो सारी राजनीति 24 घंटा चलना और सुबह से शाम पॉलिटिक्स में रहना, समाज में रहना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टडी करके निकली हूँ कि जो महिला हैं वो बीजेपी के अंदर सबसे ज़्यादा महिला, पूरे देश के अंदर बीजेपी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा महिला मिलेंगी, और उत्तर प्रदेश में भी आज महिलाएं हैं और भी जुड़ती चली जा रही है।
समाजवादी पार्टी से आप देख लीजिए कितनी महिला आके जुड़ रही हैं बीजेपी से। जनता की शिकायत रहती है कि लोग चुनाव से पहले आके वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं, फिर जनता की सुध नहीं आती उन्हें। तो क्या ऐसा आपके साथ भी जीतने के बाद ऐसा कुछ रहेगा? अगर मेरा बैकग्राउंड दिखा के देखा जाए, हिस्ट्री उठा के देखी जाए, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में भी मेरा वही रहेगा। मेरा जो मेन फोकस है खेरागढ़ के अंदर, सबसे पहले जो लड़कियों ने मुझे घेरा था कि हमें पढ़ना है मैडम, हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ाओगे आप, कहते हैं समाज सेविका, मुझे हमें पढ़ाइए। तो मैं अभी लाचार हूँ उनके सामने। वहाँ पे 2-3 लड़कियां जिनको गोद लिया, मेरी खुद की अभी शादी नहीं हुई है, पर मैंने अपनी 8-10 लड़कियां मेरी गोद ली हुई है, जिसमें से मैंने 3 की शादी कराई है और 2 देख नहीं सकती है, एक आंख से देखती, वो भी 5% शादी कराई है और बहुत अच्छे से ऐसी शादी कराई है जैसे मैंने मेरी खुद की बेटी को मैंने जन्म दिया हो, जो बारात निकलना, जो देना वेना सब कुछ अच्छे से वैसे कराई है। कभी भी आप फोटोज कभी देख लीजिएगा मेरे फेसबुक में जाके भी, आपको उस तरह से शादियां कराई हैं, कभी वैसे नहीं कि मंदिर में जाकर रहा। मेरा सबसे पहले एम्बिशन रहेगा उसके अंदर कि पहले एक कॉलेज बनवाना है मुझे खेरागढ़ के अंदर, कि वहाँ की जो लड़कियां हैं जो नहीं जा पा रही, यहाँ तक नहीं आ पा रही है, माँ बाप नहीं भेज रहे हैं, सेफ नहीं है लड़कियां वहाँ पर। अभी लास्ट मंथ पहले ही कागरोल में एक जाटव ने लड़की का रेप किया, 10 साल की लड़की का रेप किया, सेफ नहीं थी, घर से निकली थी स्टडी के लिए, तो उसका रेप हुआ। तो सेफ, जब आप उस इलाके में सेफ नहीं हो तो यहाँ तक कैसे सेफ हो जाओगे उसके अंदर। तो मेरा सबसे पहले फोकस है कि एक मुझे कॉलेज और एक अस्पताल मुफ्त फ्री में, जहाँ आप फ्री एजुकेशन करो और आपको जितना पढ़ना पढ़ो। मेरी भी खुद की 7 लड़कियां हैं, 3 शादियां हुई, 7 बाकी जो पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की है लड़कियां भी मेरी, 2 हैं बड़ौदा की, बाकी सब मेरी लड़कियां गोली हुई उत्तर प्रदेश की है। मेरा मेन फोकस है वो है, और जो भी समस्या होंगी आपकी, जो भी मैं बोल रही हूँ, अगर मैं नहीं करूँ तो बताना, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वो चीज़ें बिल्कुल करूँगी। मुझे विकास चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, ना कमानी है। भगवान की दुआ से बहुत अच्छे परिवार से हूँ, पापा भैया लोग सब अच्छे परिवार से हूँ। मुझे वहाँ जाके सोशल वर्क करना है, काम करना है। और जितने भी केसेस अगर अभी तो मैंने लड़े हुए हैं, अगर आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में आप बदल गए, आज तक के जितने भी केसेस लड़े हैं, कोई भी आकर अगर ये बोल दे कि सोनी जादव ने इस केस के लिए 1 रुपया भी दिया हुआ, तो मैं अपने एनजीओ का मालिक उसको बना दूं। बात अगर एनजीओ की करें, आपका स्वाभिमान ट्रस्ट है, देश में बहुत सारे एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं जो काम करती हैं जी, लेकिन जमीनी तौर पर काम बहुत कम ही देखा जाता है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या रीजन है? आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कोई अपना नाम करना चाहता है, कोई फंड्स, एनजीओ, आजकल एक होता है ना, एनजीओ ओपन कर लो और काला धन लाइए हमें दीजिए, वो बन गया। और कुछ सही में काम करके अपना नाम करना चाहते हैं कि हम लोगों की समस्या सुने और दुख। आज की डेट में देखा जाए तो इतने लोग समस्याओं से ग्रसित नहीं है जितनी एनजीओ खुल चुकी हैं। एनजीओ की एक बहुत बड़ी लिस्ट है देश के अंदर, बहुत ज्यादा है। अगर एक एनजीओ 10 आदमियों को गोद ले ले तो मैं नहीं समझता कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेंगी। तो इस पर कैसे काम होगा, किस तरह से काम होगा, एनजीओ को कैसे कमांड की जाएगी, कैसे काम हो सकता है? ये चीजें समाज का भला मुझे नहीं लगता कि चीजें कभी होगी या कोई एनजीओ प्रॉपर्ली वर्क करेगी। अगर 100 में से एनजीओ पे कंट्रोल तो भाजपा का रहता है, केंद्र से है। गुजरात के अंदर आज आप जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए एनजीओ, आप नहीं करवा पाएंगे। मैंने जब अपना एनजीओ दिया था, मैं 6 महीने भागी थी, एक चीज मुझे वहाँ पे आज चैरिटी ऑफिस में, मैडम ये पेपर्स नहीं है, ये कैसा, और आज भी हर 6 महीने में मेरा सीए जाके बैठता है, रिपोर्ट करता है वहाँ जाके चैरिटी ऑफिस में अहमदाबाद में कि 6 महीने का हमारा ये काम है, इतना फंड आया और इतना फंड हम लोगों ने यहाँ यूज किया, ये आज भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। यूपी के अंदर आप 10 एनजीओ खुलवा लो, 1 घंटे का आपको 10 एनजीओ मिल जाएंगे। एटीजी का पूछो तो इतना डिफरेंस क्यों है? ये सरकार यूपी के अंदर यहाँ रिश्वत चीजें खाकर आप जल्दी से आप अपना काम करा लो और ये चीजें आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी, जिसका मिसयूज है। कुछ नहीं है, कोई पेपर वर्क कुछ क्लियरली कोई देख नहीं रहा उसके अंदर, आपको जल्दी मिल जाएगा। गुजरात के अंदर एक ही चीज आपका नोट किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एनजीओ को सर्टिफिकेट देना है कि नहीं देना है, उसके ऊपर वो भी 6 मंथ की तब आपकी पूरी इंक्वायरी बैठती है। तब उत्तर प्रदेश का चुनाव एक अपने आप में अलग मायने रखता है, सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे बड़ा जी चुनावी तंत्र है यहाँ पर, तो उसे लेकर के सबकी नजर उत्तर प्रदेश पे लगी रहती है जी। और इस समय जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं
वो ज़्यादा खतरनाक हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि गवर्नमेंट किसकी, भाजपा की आ सकती है इस लिहाज से? 2017 में बीजेपी की सरकार बनेगी और ये मैं आपको बता रही हूँ कि कोई गठबंधन से नहीं बनेगी, अकेले बहुमत से लेके आएगी। क्योंकि आप मायावती के टाइम से उठा के, मुलायम सिंह के टाइम से उठा के देख लीजिए। मुलायम सिंह के परिवार में आपको मीन्स पूरी राजनीति उनके परिवार के अंदर ही बैठी हुई है। मायावती का अगर आप देखेंगे उसके अंदर, तो आप ये शायद आपको ही पता होगा कि पैसे दीजिए टिकट लीजिए, उसके अंदर वो होता है। बनने के बाद कुछ चीज़ें बहुत नहीं चलती है। मुलायम सिंह के में जो उन्होंने काम जो भी इनका करा है 5 साल के अंदर की, 5 साल में जो बने, आप अपहरण देख लीजिए, रेप केसेस देख लीजिए, गुंडागर्दी देख लीजिए, दबंगगिरी देख लीजिए। किसान, केंद्र सरकार आपको पैसा भेज रही है, ठीक है, राज्य सरकार में जो किसानों का ओला वर्षा का है, ये इसका ओला वर्षा का चलो आपके मेरे पास तो प्रूफ पड़ा हुआ है। ओला वर्षा यादवों को मिल गया मुआवजा, बाकी जो त्यागी ठाकुर है उनको अभी तक नहीं मिला। उसका भी मेरे पास पूरी रिपोर्टिंग पड़ी हुई है उसके अंदर, क्यों नहीं मिला। किसान पेपर में अखिलेश ने कहा था कि किसानों को हम देंगे, जो ओला वर्षा के काफी किसानों को अटैक आया था, तो ये किसान, एक किसान का जो खेरागढ़ से आया था कि उसको अटैक, खेत को देख के उसको अटैक आ गया था, अपने खेतों की वो देख के वहीं पे मर गया था। लेखपाल से जब मैंने बात की तो उसने कहा मैडम 5 लाख रुपए देंगे। अब वो 5 लाख रुपए उसको नहीं दे रहे, उसके लिए भी मुझे फाइट करनी पड़ रही है। पहले आप ये कह रहे हो कि जो किसान खेत में मरेगा, अटैक आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, तो फिर क्यों? और फिर वहां से पूछो मैडम केंद्र सरकार नहीं दिया। अरे केंद्र सरकार तो राज्य सरकार को दे रही, राज्य सरकार वहां तक नहीं पहुंचा रही, तो उसमें तो आप देखो ना, आपकी मिस्टेक है उसके अंदर। तो बहुत सी चीजें नेगेटिव कर चुके हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। मायावती तो दूर दूर तक है ही नहीं, और ये समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व अभी रहा ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी दबंगगिरी, गुंडेगिरी करनी थी वो सब कर चुके हैं। जितने अपने सांसदों को अपने परिवार से उठाना था उठा चुके हैं। अन्य को पूरे मीन्स अपने परिवार को ही राजनीति में आप लेते जाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। आप मोदी जी का परिवार उठा के देख लीजिए, कोई नहीं मिलेगा कोई। तो इसके अंदर इस बार यूपी के अंदर, क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी है, उसको भी बदलाव चाहिए। मायावती को भी देख चुकी है वो, उसके अंदर समाजवादी पार्टी को भी देख चुकी है, अब कुछ चाहिए। तो इस बार बीजेपी ही आएगी। ये आपको पूरी उम्मीद है कि बीजेपी आएगी? पूरा विश्वास है बीजेपी आएगी और एक अच्छी सरकार आएगी। बिल्कुल अच्छी सरकार आएगी और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम रहेगा। मेरी जैसी बहुत सी महिलाएं बीजेपी के अंदर हैं जो ये सब चीजें पे काबू करेगी और उस पे। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो तो बड़े खतरनाक हैं। क्या आ रहे हैं? अभी तो बीजेपी कहीं तक तीसरे नंबर पे नजर आ रही है। बीजेपी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि राजनीति 1 सेकंड का खेल होता है, कब गिरी कब उठी नहीं पता। पर आज की तारीख में अगर आप मुझे कह रहे हो कि बीजेपी तीसरे नंबर पे है, बीजेपी आज भी पहले नंबर पे बैठी है और बीजेपी ही आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपका पूरा मन बना चुके हैं कि खैरागढ़ से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। और आपके जो जीवन का उद्देश्य है वो समाज सेवा है, लोगों की सेवाएं करेंगे, तो ये लगातार जारी रहेगा? अगर आपको टिकट नहीं भी मिलता है तो भी मेरा रहेगा। तो उस तरह फिर कैसे आगे सरवाइव करेंगे? जब आपने कहा कि हमें कुछ सोर्स का माध्यम रहता है आदमियों की सेवा करने के लिए, तो उसमें फिर कहाँ तक? भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मेरे पास भी तो और भी मेरे पास सोर्सेज रहेंगे, मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ। जैसे अभी जो तकलीफें होती हैं कानून को, जैसे कानून को लेके, जैसे मैं आपको अगर बरेन थाने का जो भैंसा गाँव है इदमातपुर में, उसका जो अगर मैं केस बताऊँ, यादव लोग थे, दबंगगिरी, लड़की को सिर्फ एक वोट नहीं देने के लिए उसको पूरे गांव में नंगा घुमाया लड़की को। पूर्व प्रधान ने और जो वहाँ पे जो प्रेजेंटली जो प्रधान बना था उसने कुछ नहीं करा। 3 महीने तक वो लड़की घूमती रही। गांव में नाइक कास्ट की थी, उसको गांव में घुसने नहीं दिया उन यादवों लोगों ने उसके अंदर। 3 महीने तक वो कभी ननिहाल, कभी यहाँ, कभी रात को चुपके आती थी तो वो मारने आते, तो फिर वो भाग जाती थी वहाँ से। माँ पापा उसके टोटली मेंटल हो चुके थे लड़की के उस टाइम पे। उस लड़की के जब मेरे पास केस आया वहाँ पे, और जब मैंने स्टडी किया उसको, तो यादव थे, 8 यादव लोग थे जिन्होंने उस पूरे, और उसमें पूर्व प्रधान मेन उसका रोल उसके अंदर। सीधा एसपी सिटी के पास लेके गई थी, एसएसपी सर के पास लेके गई थी। वहाँ से मैंने कहा कि अगर आप कल को ये लड़की मर जाए तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि मैं 2 पुलिस तैनात करता हूँ उनके घर के बाहर सुरक्षा के लिए। 2 महीने तक एसएसपी सिटी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया।
2 महीने तक 24 घंटे रहे, और जो SHO था ये भी उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा सबक सिखा दिया था वहाँ पे। और जो यादव थे उनकी अरेस्टिंग हुई थी 8 तो सुरक्षा तंत्र तो अपने आप में सबको मालूम है क्या नहीं है, बिल्कुल। और आने वाला वक्त भी तय करेगा। तो आपका सफ़र जारी रहेगा। मान सकते हैं कि आने वाले समय में आपको उम्मीद है वो खरी उतरेंगे आप अपनी उम्मीदों पर। और क्या एक महिला होने के नाते आप इतना फाइट कर रहे हो, इतनी दूर से आकर के लड़े हो, तो और महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि लेडीज़ के अंदर एकता पैदा हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक लेडी चाहे तो बहुत कुछ रखती है। आप किसी से कटे मत कि एक महिला वो ऊपर आगे जा रही है तो मैं नहीं, तो उससे कट जाती है। ये चीज़ें मैंने आगरा में देखी, आप कट रहे हो उस चीज़ से, तो आप वो चीज़ें मत करिए। आप पे इतनी बड़ी शक्ति है, आप मिल जाओगे तो पता नहीं क्या से क्या कर सकते हो। तो सारी लेडीज़ को मेरा ये है कि आप एकदम बहनों की तरह रहिए। आप लोग किसी को भी तकलीफ होती है किसी भी, तो आप एक दूसरे को हम मिल बांट के मदद कर सकते हैं, और समाज में बहुत अच्छी छवि और अच्छा काम कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण को महिला ही आगे बढ़ा सकती है, ये मान सकते हैं। बिल्कुल, एक महिला पूरे देश को चलाती है। पीएम जी बैठे हुए, पर घर को, परिवार को चलाना समाज में, यहाँ वो सब महिलाएं ही हैं, लेडीज ही है। पुरुष भी है, पर लेडीज सारी चीज़ें, परिवार संभालना, बाहर करना, काम करने जाना, बच्चों को देखना, तो महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है वहाँ पे। तो लेडीज में हमेशा एकता बनी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है लेडीज के अंदर कि ये आगे जा रही है, ये पीछे आ रही है, तो वो चीज़ें ख़त्म करें। अगर एक लेडी आगे जा रही है तो वो आपकी बहन है जो आगे जा रही है, अगर वो आगे जाएगी तो आप भी कल उसके साथ में आगे जाएंगे। तो वो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। महिलाओं में प्रेम होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। और नारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो उस शक्ति को मानते हुए हम भी मान सकते हैं कि आगे आपकी शक्ति कायम रहेगी। बिल्कुल। और खैरागढ़ में आपको वोट मिले, जीत हो, इसी उम्मीद के साथ हम ये अपना आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। क्योंकि आप एक इतनी दूर से आकर के यहाँ आगरा में फाइट कर रहे हो, तो हमारी भी आपके लिए शुभकामना है कि आप अपने उद्देश्य में कामयाब हों और आगे बढ़ें, और बस बढ़ते रहें और समाज की सेवा करते रहें। तो बस इसी के साथ आज हमारे साथ गुजरात से लेकर यूपी तक का सफ़र लेकर के सोनी जादौन आई हैं और खैरागढ़ से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो देखते हैं कि उनकी किस्मत उनको कहाँ लेकर जाती है। आज के हमारे इस मुद्दे की बात में यहीं तक का सफ़र है। आगे फिर एक नए कैंडिडेट के साथ, एक नए वर्चस्व के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए डैन न्यूज़ के साथ और देखते रहिए मुद्दे की बात वेद प्रकाश शर्मा के साथ। नमस्कार।